हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 12 का जीवों में जनन भाग एक। इससे पहले हमने एक 12-13 मिनट का वीडियो बनाया था जिसमें इस चैप्टर के बारे में बताया गया था, परिचय के रूप में बताया गया था। तो आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा जनन। जनन क्या होता है? जनन क्या होता है? इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आज का टॉपिक आपका यही रहेगा। जनन। जनन क्या होता है? जनन के बारे में, जनन कितने प्रकार का होता है, आ, होने वाली घटनाएं, जनन में जो लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसके अंतर्गत कुछ घटनाएं भी होती है, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जनन क्या कहलाता है। तो भाग एक के अंतर्गत जनन टॉपिक आपका आज चलेगा। यानी जनन होता क्या है, तो इसके पहले वाली कक्षा में मैंने बताया था कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन जो होता है, कह सकते हैं कि अपनी समान संतान उत्पन्न करना। अपने समान संतान उत्पन्न करना करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। यानी अपने समान संतान कोई जीव करता है तो उसमें वो क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। अब जनन के प्रकार के बारे में, जब इसके आगे का टॉपिक आपका होगा जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार का होता है? तो कह सकते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है। जनन जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला जनन आपका होगा अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक हो गया, दूसरा होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पहला होगा अलैंगिक जनन। तो जनन के प्रकार में हमने देखा कि जनन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन कह सकते हो आप कि वे जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होगी, चाहे वो नर हो या मादा, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी इसमें जो संतान उत्पन्न होगी वो उस संतान के लक्षण हूबहू अपने माता पिता से क्या होते हैं? मिलते जुलते रहते हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है लैंगिक जनन। इसमें ये होता है कि यहाँ केवल एक ही जनक की आवश्यकता हो रही थी। और लैंगिक जनन में आपका होता ये है कि वे जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे नर भी अलग होगा और मादा भी आपका क्या होगा? अलग होगा। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं। लैंगिक जनन, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि वे जनन जिसमें केवल केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है उसे उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे अलैंगिक
जनन कहते हैं, जनन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, या तो नर होगा या तो मादा होगा। उदाहरण में क्या हो सकता है, या तो इनमें नर होगा या क्या होगा, मादा होगा, या पुरुष होगी या तो महिला होगी। फिर उसके बाद कह सकते हैं इसी अलैंगिक जनन की खास बात कि इनसे जो संतान उत्पन्न होती है उन्हें हम क्लोन कहते हैं। कह सकते हैं कि इनसे उत्पन्न होने वाली संतानें क्लोन कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं। समझ में आया? आप लोग इस चीज को उतार नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं दूसरा जनन के बारे में। इस दूसरा जनन है आपका लैंगिक जनन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वे जनन जिनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण में कह सकते हैं, उदाहरण इसका क्या होगा, तो ऊपर पहले वाले जनन में हमने देखा कि वहाँ केवल एक ही जनक थी, या तो नर होगा या तो मादा। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों विपरीत जनक होंगे, एक नर है, नर व मादा। अब लैंगिक, पहले वाले में कह रहा था कि लैंगिक जनन में, अरे पहले वाले में अलैंगिक जनन में कि चाहे नर होगा या मादा, दोनों अपने समान संतान उत्पन्न कर लेते हैं। नर भी अपने समान संतान उत्पन्न कर लेगा, मादा भी, बिना एक दूसरे के, कह सकते हैं कि बिना एक दूसरे के ये क्या करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती। यहाँ ये होता है कि दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होगी, जिसमें से नर और मादा। अब देखो आप, नर से कह सकते हैं कि नर में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो होगा क्या कि नर का जो गुणसूत्रों की संख्या है, अब गुणसूत्र आगे आपको बताया जाएगा, 46 होता है। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नर युग्मक। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु, इसे हम 2n से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे हम 2n से। तो यहाँ जब 2n है तो यहाँ शुक्राणु की संख्या आधी हो गई, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर मादा में, मादा युग्मक, मादा में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। यहाँ भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी। और दोनों जब ये आपस में क्रॉस करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में दोनों क्रॉस करते हैं, तो यहाँ होगा क्या कि एक युग्मनज का निर्माण होता है, और उनमें पुनः गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाएगी, 46। एक यानी यहाँ से, एक यानी यहाँ से, यानी और हाफ यानी यहाँ से, हाफ यानी यहाँ से, मिला करके 2n, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें कि ताकि हम आगे का टॉपिक और आगे की तरफ चलें। हमारा फिर आगे का टॉपिक होगा अब जनन भी दो प्रकार का होता है। उस जनन के अंतर्गत कुछ विधियां भी होती हैं। अब तो सबसे पहले हम विधि देखेंगे, अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती है। तो आपका अगला टॉपिक होगा अलैंगिक
जनन की विधियां, यानी किस किस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस किस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यानी कह सकते हो कि क्या क्या विधि हो सकती है कि अलैंगिक जनन हो। तो अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधि होती है। अलैंगिक जनन की निम्न विधियां होती हैं, विधियां होती हैं, विधियां होती हैं। उनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहली विधि को पढ़ेंगे द्विविभाजन, 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 बैंडिफिजन, बैंडिफिजन। बैंडिफिजन क्या होता है? तो द्विविभाजन में होता क्या है कि जो जीव कोशिका होती है और उस जीव कोशिका का जो डीएनए होता है, वह डीएनए बीच से सिकुड़ करके, और कहाँ से सिकुड़ता है, तो जिस स्थान से वो सिकुड़ता है उसे हम सक्रियण कहते हैं। वो सक्रियण स्थान से सिकुड़ करके उसका डीएनए दो कोशिका का निर्माण करता है, और वो दोनों कोशिका क्या करती हैं कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करती हैं। यह विधि आपका क्या कहलाता है? द्विविभाजन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो कि ये आपकी एक जीव कोशिका है और उसका ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। ये जीव कोई कोशिका है, इसका ये डीएनए है। अब इसका जो ये डीएनए है वो बीच से क्या करेगा? सिकुड़ेगा। और जहाँ से ये सिकुड़ता है उस जगह को हम बोलते हैं सक्रियण, सक्रियण। ये सक्रियण स्थान से क्या होता है? सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ करके क्या करता है कि दो अलग अलग प्रकार के कोशिका का निर्माण होता है। यानी इससे एक कोशिका अलग हो गई और इस डीएनए से एक कोशिका क्या हो गई? अलग हो गई। यानी ये फिर से क्या करेगा? नई संतान या नए जीवों का क्या करता है? निर्माण करता है। यह विधि आपकी द्विविभाजन विधि कहलाती है। इससे भी दूसरा नया जीव बन गया, और इस कोशिका से भी क्या हो रहा है? दूसरा नया जीव बन रहा है। ठीक, तो ये भी आपका नया संतान, नया जीव, और ये भी नया। यानी कहने का मतलब कि एक जीव कोशिका के डीएनए से बीच में सक्रियण के द्वारा वो बीच से क्या होता है? सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद उसी स्थान यानी उनके डीएनए से दो नए जीव का निर्माण होता है। यह विधि आपकी क्या कहलाती है? द्विविभाजन कहलाती है। तो लिख सकते हैं कि वे या वह जीव कोशिका जिसका डीएनए बीज से सिकुड़कर दो कोशिका का निर्माण, दो जीव कोशिका का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को द्विविभाजन कहते हैं। द्विविभाजन कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण में आपके हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। तो ये था आपका द्विविभाजन।
अलैंगिक जनन की विधियों में पहला विधि हमने पढ़ा विभाजन की वह जीव कोशिका जिसका डीएनए बीच से सिकुड़कर क्या होता है दो जीव कोशिका का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आपका द्वि विभाजन कहलाता है। उदाहरण में कह सकते हो कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप चाहें तो इसको कॉपी पे बना सकते हैं। अगला आपका टॉपिक आएगा मुकुलन। अगला आपका टॉपिक आता है मुकुलन। दूसरा विधि है मुकुलन। मुकुलन विधि क्या होती है? तो ऐसी जीव कोशिका जिसके शरीर से एक क्या होता है उभार टाइप का निकलता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं। वह मुकुल धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है विकसित होता जाता है, बड़ा होता जाता है। बड़ा होने के बाद वो होता है कि वो अपने जनक के शरीर को त्याग देता है, अलग कर देता है, और अलग करने के बाद अपने समान संतान उत्पन्न करता है। इस प्रकार की विधि आपकी कहलाती है मुकुलन विधि। तो आइए इसकी परिभाषा लेते हैं। परिभाषा है कि वह जीव कोशिका जिसके शरीर पर एक उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे जनक के शरीर में बड़ा होकर आकार में बड़ा होकर जनक के शरीर को त्याग कर अपने समान संतान उत्पन्न करता है जिसे मुकुलन कहते हैं। यानी कह सकते हो आप कि ये कोई आपका जीव कोशिका है। मुकुलन विधि में उदाहरण में आप ये कोई हाइड्रा है या ईस्ट है, इसके शरीर ये इसका केंद्र है। यहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ इसके शरीर पे एक उभार निकलेगा। उभार निकलने के बाद जिसे हम क्या कहेंगे मुकुल कहेंगे। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और अपने पेरेंट्स के शरीर को क्या करेगा त्याग देगा और नई कोशिका का क्या करता है नए दो जीव का निर्माण करता है। इसको आप चाहें तो इस चित्र को आप बना सकते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको अभी अलैंगिक जनन के बारे में और अलैंगिक जनन की दो विधियों के बारे में बताया, इसके आगे का टॉपिक हम जल्द ही करने वाले हैं। तब तक के लिए